हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी अपवर्ती दूरदर्शी देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी कि परावर्ती दूरदर्शी। देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक उत्तल और मतलब दो लेंस होते हैं, एक को अभिदृश्यक कहते हैं यानी ऑब्जेक्टिव, और दूसरे को आईपीस यानी नेत्रिका कहते हैं। जो लेंस अभिदृश्यक यानी वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं, और जो लेंस नेत्रिका की ओर होता है उसे जो लेंस नेत्र की ओर होता है, आई की तरफ होता है, उसे आईपीस या नेत्रिका कहते हैं। अब होता यह है कि अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और एपर्चर बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब हम एक बड़ा लेंस बनाते हैं, ठीक, तो बड़ा लेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस को मतलब ग्लास को पिघला करके उसको लेंस के फॉर्म में ढालते हैं, मोल्ड करते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि कई बार कूलिंग करते समय लेंस का अपवर्तनांक सारे पूरे मतलब सभी भाग में एक समान यूनिफॉर्म नहीं रह जाता, और जब यूनिफॉर्म नहीं रह जाता तो उसकी वजह से लेंस में क्रोमेटिक एरर आने लगते हैं यानी क्रोमेटिक अब्रेशन आने लगता है, क्योंकि किसी एक भाग का अपवर्तनांक कुछ और हो गया और किसी एक भाग का अपवर्तनांक कुछ और हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यही लेंस है, अब इसी के एक भाग पे पानी डाल दें थोड़ा सा, तो पानी डालने की वजह से क्या होगा कि उस भाग में जहां पानी है वहां अपवर्तनांक और फोकल लेंथ बदल जाएगा, और बाकी भाग का अपवर्तनांक और फोकल लेंथ अलग रहेगा। उस स्थिति में जो इमेज बनेगा वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा, और यही वजह है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को बनाना एक क्या है, बड़ा और कठिन काम है। और इसके वजह से एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का अल्टरनेटिव है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, क्या है, परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। अब इसमें और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में सिर्फ दो अंतर है मेजर। उसमें क्या करते थे, यानी अपवर्ती दूरदर्शी में दो लेंस यूज होते हैं, एक को कहते हैं अभिदृश्यक और एक को कहते हैं नेत्रिका, और दोनों ऐसे रहते हैं समाक्षी, यानी दोनों एक दूसरे के कोएक्सियली प्लेस्ड है। ये कौन सा वाला है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी अपवर्ती दूरदर्शी। और परावर्ती दूरदर्शी में क्या करते हैं, जो आपका अभिदृश्यक था उस अभिदृश्यक की जगह पे बड़े अपवर्तनांक का एक बड़े अपवर्तनांक का दर्पण यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बड़े अपवर्तनांक का दर्पण यूज करते हैं। दर्पण लगा दिए और ये आपका हो गया ट्यूब, और यहां से एक और ट्यूब लगा देते हैं, और इस ट्यूब में क्या रहता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस रहता है, और ये आपके आईपीस के जैसा कार्य करता है। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह एक अपवर्तनांक यानी अपवर्तक लगा दिए हैं, यानी कि परावर्तक लगा दिए हैं, यानी कि रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और उसका रे डायग्राम कैसा है। अच्छी बात यह है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में फार्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस वहां ऑब्जेक्टिव की जगह फोकल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता था, यहाँ ऑब्जेक्टिव की जगह कॉनकेव मिरर यूज होता, बस इतना अंतर है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रे डायग्राम से। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक बड़े से ट्यूब में क्या रखा रहेगा, एक बड़े से ट्यूब में रखा रहेगा कॉनकेव दर्पण यानी अवतल दर्पण। बड़े से ट्यूब में क्या रखा रहेगा, अवतल दर्पण। तो मैं ट्यूब नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मिरर वर्ड बनाऊंगा रे डायग्राम के लिए। ठीक है, अब देखिए ये मान लिए हो गया आपका दर्पण जो ट्यूब में पैक है। ठीक, अब ट्यूब चौड़ा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इसमें इंटर कर सके। ये लाइन मान लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है,
ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कैसी आएगी, एक दूसरे के समानांतर आएगी। तो मान लीजिए इन्फिनिटी से आने वाली लाइट में एक लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब मिरर के पोल पर। कहाँ आई, मिरर के पोल पर। तो वो उतने ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। और एक लाइट आई मान लीजिए कि उससे कुछ दूरी पे, लेकिन आएगी कैसे, समांतर। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि वस्तु कहाँ है, बहुत दूर है, अनंत पर है। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो मान लीजिए कि ये आपका फोकस है। ठीक, ये आपका क्या है, फोकस है। ये क्या है, फोकस है। यानी अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता, फोकस पर बनता। ठीक, लेकिन इससे पहले कि प्रतिबिंब बने फोकस पर, इससे पहले कि फोकस पर क्या बने, प्रतिबिंब बने, हमने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, उस लाइट के रास्ते में, जो इसके पर जो इमेज बनाने जा रही थी, उसके रास्ते में एक मिरर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं। मतलब पीछे फोकस पर लाइट इमेज बनती ना, बनने से पहले ही क्या लगा दिए, मिरर लगा दिए। तो जब मिरर लगा दिए तो इमेज नहीं बनी, और इमेज नहीं बनी तो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वो लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो लाइट क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई कुछ इस तरीके से, और ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई कुछ इस तरीके से। ठीक, अब जहां ये दोनों लाइटें आपस में रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से मिली, ध्यान दीजिएगा, यहां मिली, मिली ना, तो इस पॉइंट पर हमारा क्या बनेगा, इस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, ऐसे मान लिए बना देते हैं इस तरीके से। देखिए ध्यान से, यहां तक आए, यहां तक आए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या हो रहा है, यहां से गया और ये वाला लाइट यहां से गया, जहां ये दोनों मिली उसी के बगल में एक ट्यूब लगा दिए हैं। ट्यूब लगा करके यहां पर रखते हैं क्या चीज, आपका ऑब्जेक्टिव आई पीस। आपका क्या रखते हैं, आई पीस वाला लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब इस कॉन्वेक्स लेंस का ये फोकस मान लीजिए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, तो जो इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का, वो इमेज यहाँ पर बना रोटेटेड बाई 90 डिग्री। और ये इमेज कैसा बना होगा, रियल बना होगा। कैसा बना होगा, रियल बना होगा। ठीक है, रियल क्यों बना होगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का ही तो इमेज आ रहा है। अब ये जो इमेज है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ने बनाया है, इन्फिनिटी पर बनाना है, इन्फिनिटी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश में कर रही थी, और वो इमेज फोकस पर बनना था, पर मिरर की वजह से फोकस पर ना बन के कुछ डिग्री का हो गया, रोटेट हो गया। ठीक, अब जब ये कुछ डिग्री रोटेट हो गया तो इस इमेज को हमने क्या किया, एक दूसरे ट्यूब में, मतलब उस लाइट को किसमें कन्वर्ज किया, एक दूसरे ट्यूब में लाइट को इंटर कराया, और उस ट्यूब में हमारा क्या लगा हुआ है, आईपीस लेंस लगा हुआ है। उस ट्यूब में हमारा आईपीस यानी नेत्रिका लेंस लगी हुई है। अब जब ये लाइट आई, ठीक, अब जब ये लाइट क्या हो रही है, आई, तो कॉन्वेक्स लेंस उस लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और जब कन्वर्ज करेगा तो मान लीजिए कि कन्वर्ज करने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसा सेट करेंगे कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपका ये वाला इमेज लाई करे। इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये वाला इमेज क्या करे, लाई करे। इसको एक बार देख लीजिए, अपने हाथ से नहीं हो तो प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि फाइनल इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए।
हो गया। अब देखिए ये लाइट ऐसे आ रही है, कन्वर्ज होगी तो इधर निकल जाएगी। ये लाइट ऐसे आ रही है, कन्वर्ज होगी तो इधर निकल जाएगी, पीछे निकल जाएगी नहीं। लेकिन इन दोनों लाइटों का एक वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कहीं, और जहां पे इन दोनों का वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं ये दोनों लाइटें आपस में क्या होंगी, वर्चुअली मिलेंगी। और जहां वर्चुअली मिलेंगी, कहीं भी मिल सकती हैं, जहां भी वर्चुअली मिलेंगी वहीं हमारा क्या बन जाएगा, एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा। वहीं हमारा क्या बन जाएगा, एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो इस ट्यूब में कहीं पे भी ये वर्चुअल इमेज बन सकता है, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपको अगर नोट्स चाहिए इसका, और हैंड रिटन नोट्स चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके और हमारे नंबर पर कॉल करके आप ये चीज ले सकते हैं। हमारा नंबर है 98990783 और 84। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। तो कुछ इस तरीके का इमेज बनेगा। अब ध्यान से देखिए, जो फाइनल इमेज है वो मेन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 90 डिग्री रोटेटेड है, बस इतना अंतर है। फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी फॉर्मूला क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन का, F इक्वल्स टू M इक्वल्स टू FO/FE, और एक क्या था, M इक्वल्स टू FO/FE 1 प्लस DY/FE। नहीं, FE/D था, यही तो था कल के फॉर्मूले में, ठीक है। एक बार देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इतना क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक, कल के फॉर्मूले में m के साथ क्या था, माइनस साइन था, तो यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगा। ये क्या है, ये क्या है, मिनिमम फोकल लेंथ है। ये क्या है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। और जबकि ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। क्या है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। ये स्टैंड आई के लिए और ये रिलैक्स आई के लिए, क्लियर है। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इमेज फॉर्मेशन। बोर्ड में इसके फॉर्मूले एज इट इज आप लिखेंगे, बस सिर्फ इतना अंतर है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे एक मिरर यूज हुआ है और बीच में एक्सिस में एक और मिरर यूज हुआ है ताकि इसको रिफ्लेक्ट कर सके। इसका रे डायग्राम आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मिल सकता है, उसमें परेशान नहीं होना है। आप कोई एक इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, आप प्रयास करिए ये वाला इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, ठीक। बोर्ड में इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम जरूर पूछेगा, और रे डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे, आपको तब नंबर मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। सो अब हमारा टेलीस्कोप का ये वाला पार्ट यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंप्लीट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कभी कभी बोर्ड आपसे कहेगा लिखिए इसका आंसर कि वाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर मोर एडवांटेजियस ओवर द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यानी एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ऐसी क्या वजह है कि इसका ज्यादा फायदा है।
तो सिंपल सी बात है कि आपको पहले फायदा समझने के लिए पहले प्रॉब्लम समझना होगा कि गलती की दिक्कत क्या है। दिक्कत है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस एक क्या है, लेंस है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर और फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, जो कि बनाना, हैंडल करना दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा हार्ड है, क्लियर है, ज्यादा टफ है। इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के एडवांटेजेस हैं। अब कैसे एडवांटेजेस हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, तो हम लोग वन बाय वन इसको देखेंगे, ठीक है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़े अपर्चर और बड़े फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है, जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव एक मिरर होता है। और हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का कोई इवेंट नहीं होता, यानी रिफ्लेक्शन में लाइट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो कह सकते हैं इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देयर इज नो absorption of light. In reflecting telescope, absorption of light is less than the refracting telescope. क्यों ऐसा? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग में ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों ही लेंस हैं, तो वहां रिफ्रैक्शन के ज्यादा चांसेस है, वहां पे एब्जॉर्प्शन के ज्यादा चांस है। जबकि रिफ्लेक्टिंग में एक ही लेंस ऑब्जेक्टिव एक सिर्फ आईपीस ही लेंस होता है और ऑब्जेक्टिव मिरर होता है, और मिरर में रिफ्लेक्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं होता है। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी गुड इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इंटेंसिटी ऑफ इमेज अच्छा होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना है कि जब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक। और मिरर बनाना आसान है, यानी इट इज इजियर टू मेक अ मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर एज कंपेयर टू मेक लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर। अब जब अपर्चर हमारा मिरर के केस में बहुत ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू द अपर्चर ऑफ लेंस, और हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो अपर्चर के क्या होती है, अपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी इस केस में क्या हुआ, अच्छा हुआ। साथ ही साथ जो रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर। और क्योंकि अपर्चर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का ज्यादा हो सकता है, इसीलिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी ज्यादा होगा। तो इसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, जबकि रिफ्रैक्टिंग वाले का रिजॉल्विंग पावर कम होगा। तो हम ज्यादा दूर की चीजों को, यानी जैसे बहुत दूर के स्टार्स को, बहुत दूर के किसी प्लैनेट को देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होना चाहिए। और रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, क्यों? क्योंकि हम उसका अपर्चर ज्यादा रख सकते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, यानी जो लेंस से मिलकर के बना होता है, उसमें लेंस स्फेरिकल है। लेंस कैसा है? लेंस कुछ कर्व्ड है, यानी इधर भी कर्व्ड है, इधर भी कर्व्ड है। अगर दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं हुए, कुछ भी अंतर आया, तो स्फेरिकल अब्रेशन होगा। क्या होगा? स्फेरिकल अब्रेशन होगा। स्फेरिकल अब्रेशन होगा, यानी जो चीज है गोल है, उसको, या कोई भी चीज है, उसका रेडियस यानी उसका कर्वेचर एग्जैक्टली क्लियर दिखेगा नहीं। अब्रेशन माने होता है धुंधला होना। तो स्फेरिकल अब्रेशन आता है किस केस में? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, ठीक।
तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर सकते, हटा नहीं पाते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इस जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी आता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी स्फेरिकल एब्रेशन आता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के केस में अगर हम पैराबोलिक शेप का क्या रखें, पैराबोलिक मिरर यूज कर लें, पैराबोलिक मिरर यूज कर लें तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और चौथी बात कि लेंस बनाना एक महंगा कम कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि बड़े लेंस बनाने में दिक्कत होती है, जबकि उतना ही बड़े अपर्चर का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने में उतना खर्चा नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर कॉस्टलियर देन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप चीप भी है, सस्ता भी है, इकोनॉमिकल भी है, इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 मेजर डिफरेंसेस हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि वाई द अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप इज केप्ट हाई, वाई द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज केप्ट हाई यानी लार्ज, एंड वाई द फोकल लेंथ शुड बी हाई। ये दो चीजों का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 120 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता क्या है? और साथ ही साथ आपको बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। टेलीस्कोप के केस में कौन सा केस दिया है नहीं पता, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि श्रांत नेत्र के लिए यानी रिलैक्स आई के लिए है कि तनावपूर्ण या स्टेंड आई के लिए। तो जब हमको ये नहीं पता है कि किस प्रकार का लेंस, किस प्रकार की कंडीशन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हम समझेंगे कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, यानी सामान्य स्थिति में बात कर रहा हूं। सामान्य स्थिति में जो नेत्र होगा वो कैसा होगा? श्रांत होगा, श्रांत नेत्र होगा यानी रिलैक्स्ड आई होगा। और जब रिलैक्स्ड आई की बात करते हैं तो इमेज कहां बनता है? फाइनल इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, और इन दैट केस मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस एफओ बाई एफई। माइनस एफओ की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एफई की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और ये आ गया -20x। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है -20x। माइनस बताता है कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टा रखा हुआ है, मतलब उल्टा बना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब? तो हम लोग इस केस में देखे थे लेंथ ऑफ ट्यूब एफओ प्लस एफई होता है, तो ये हो गया सीधे सीधे 120 प्लस 6 यानी 126 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है टेलीस्कोप का, जेएमएस 2020 8 जनवरी शिफ्ट 1 का। कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप विथ ट्यूब लेंथ 60 सेंटीमीटर इज 5। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है जिसकी नली की लंबाई 60 सेंटीमीटर। सवाल क्या है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस? एकदम छोटा सा सवाल है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है। अब सिंपल सी बात है, किस परिस्थिति के लिए होगा? तो टेलीस्कोप में अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल एडजस्टमेंट की केस में है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हो गया कि रिलैक्स्ड आई, और अगर रिलैक्स्ड आई है तो हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और उस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एफओ बाई एफई, और एल का फॉर्मूला होता है एफओ प्लस एफई। कहेंगे सर माइनस साइन नहीं लगाए हैं, ठीक, तो हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है किसी से, वैल्यू से। ठीक है, क्लियर? अब ये समझ में आया? अब अगर आप माइनस लगाएंगे तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हो गया माइनस। अब याद रखिएगा
कि मैग्नीफाइंग पावर निगेटिव होता है, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे, -5, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो एफओ बराबर आया 5Fe। एफओ का एक इक्वेशन कितना आया 5Fe, और लेंथ ऑफ ट्यूब दिया है एफओ प्लस Fe, एफओ प्लस Fe, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, यानी लेंथ है 60 सेंटीमीटर। एफओ की वैल्यू है 5Fe प्लस Fe की वैल्यू Fe, तो 5 और 1 6 6 Fe बराबर 60, तो Fe बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है, आई पीस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो डी ऑप्शन सही हो गया, हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, जेई में है 2016 का सवाल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अच्छा सवाल है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चन है। An observer looks at a distant tree of height 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ ट्री कितना है 10 मीटर, विथ ए टेलीस्कोप, किस चीज से देख रहे हैं, दूरदर्शी से, ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 20, उस दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता है 20। टू द ऑब्जर्वर द ट्री अपीयर्स, ऑब्जर्वर को वो पेड़ कैसा दिखेगा, कह रहा 20 टाइम्स टॉलर, 20 टाइम्स नियरर, 10 टाइम्स टॉलर और 10 टाइम्स नियरर। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप इसका पहले आंसर कमेंट बॉक्स में हमको दीजिए, हम देखें कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि हम देखना चाह रहे हैं 10 मीटर के पेड़ को 20 मीटर, जिसकी आवर्धन क्षमता कितनी है 20 गुना है, तो 20 गुना आवर्धन क्षमता हमको क्या बताता है, इमेज का हाइट 20 गुना करेगा कि क्या करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि वो इमेज 20 गुना बड़ा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा नहीं दिखता है, बल्कि ऑब्जेक्ट का इमेज नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से विजुअल एंगल बड़ा दिखता है। विजुअल एंगल बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा नहीं होता है। तो वो जो चीज है 20 गुना बड़ी नहीं दिखाई देगी, बल्कि 20 गुना नजदीक दिखाई देगी। क्या होगी, 20 गुना नजदीक दिखाई देगी। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है, ठीक है। आज की क्लास के लिए अब हम इतना ही रखते हैं, बाकी अब आगे रे ऑप्टिक्स आज कंप्लीट हो गया हम लोग का। रे ऑप्टिक्स में जो भी जेई के क्वेश्चंस हैं उसका हम एक सीरीज लेकर के आएंगे और उसमें उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब कल से हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, तरंग क्या होता है, ठीक है, उस पर आधारित। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।